नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देखो किताब के इस YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स और आज हम पढ़ेंगे 6 अक्टूबर 2021 के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आज की डेट के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है भारत में, जो कि सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे, जबकि 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब 5 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है, इसका कारण है 5 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक बैठक हुई थी। तो उसी की याद में 1994 से प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाने लगा था, और इस हिसाब से यह 2021 में 27वां विश्व शिक्षक दिवस है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में WHO और WTO का भी मुख्यालय है। चार अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस मनाया जाता है, जो कि 4 अक्टूबर 1929 से शुरू हुआ था, और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में, और 3 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्रकृति दिवस। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किनको दिया गया है? तो ये 2 व्यक्तियों को दिया गया है, डेविड जूलियस और आर्डम पाटापोसियम। ये 2 डॉक्टर हैं जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया 2021 का, जबकि ये तीनों जो है जबकि इन तीनों को 2020 में चिकित्सा का नोबेल दिया गया था हार्वे जे आल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को। डेविड जूलियस और आर्डम पाटापोसियम ये दोनों अमेरिका के हैं, और इनको दिया गया है त्वचा के ऊपर तापमान और दबाव के लिए रिसेप्टर्स की खोज करने के लिए, यानी त्वचा के ऊपर तापमान और दबाव किस प्रकार कार्य करते हैं और किस प्रकार हमारा नर्वस सिस्टम उसको महसूस करता है, उसके ऊपर खोज करने के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जबकि हार्वे जे आल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को इनको दिया गया है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। ये हेपेटाइटिस सी जो है ये लीवर को नुकसान पहुंचाता है, तो हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए इन तीनों को 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार सन 1901 से देने जाने शुरू हुए थे। उस समय ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे: चिकित्सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साहित्य और शांति के क्षेत्र में। फिर 1969 में अर्थशास्त्र को भी शामिल कर लिया गया था। तो अब कुल मिलाकर 6 क्षेत्रों में ये दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार, और प्रतिवर्ष अक्टूबर के मध्य में इनकी घोषणा होती है। सबसे पहले चिकित्सा के नोबेल की होती है, फिर फिजिक्स के, फिर केमिस्ट्री, फिर साहित्य, शांति और लास्ट में अर्थशास्त्र की। और 10 दिसंबर को ये दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को क्यों दिए जाते हैं, इसका कारण है 10 दिसंबर 1896 को सर अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। ये सर अल्फ्रेड नोबेल कौन है? तो ये वही व्यक्ति है जिनकी याद में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये अल्फ्रेड एक साइंटिस्ट और बिजनेसमैन थे। इन्होंने एज ए साइंटिस्ट 355 आविष्कार किए थे, जिनमें सबसे प्रमुख है डायनामाइट का आविष्कार। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है। और सर
अल्फ्रेड नोबेल द्वारा छोड़ी गई वसीयत की राशि से ही ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ये स्वीडिश बैंक के अंदर इनकी वसीयत रखी हुई है, उनसे ही स्वीडन की सरकार ये पुरस्कार वितरित करती है। ये पुरस्कार एक क्षेत्र का पुरस्कार एक बार में 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है और इन पुरस्कारों की घोषणा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से होती है। स्टॉकहोम में ही दिया जाता है। 5 क्षेत्रों के पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे और डेनमार्क और स्वीडन ये तीनों मिलकर एक समूह बनाते हैं जिसको स्कैंडिनेविया ही देश कहते हैं। स्कैंडिनेविया एक प्रायद्वीप है और उस पर यह 3 कंट्री स्थित है जिनको स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज कहते हैं। शांति का नोबेल नॉर्वे की संसद, जो कि स्टॉर्टिंग नाम है उसका, नॉर्वे की संसद का नाम स्टॉर्टिंग है, उसकी एक 5 सदस्यीय कमेटी द्वारा घोषित किया जाता है और यह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाने वाला एकमात्र शांति का पुरस्कार है। इसका कोई रीजन नहीं है कि ये एक पुरस्कार नॉर्वे में क्यों दिया जाता है जबकि 5 स्वीडन में दिए जाते हैं, क्योंकि सर अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में यह लिखा था कि शांति का नोबेल नॉर्वे द्वारा दिया जाना है। सर अल्फ्रेड नोबेल स्कैंडिनेवियाई देश के ही नागरिक थे और स्कैंडिनेविया आप मैप में देखें तो ये यहाँ पर स्थित है, उत्तरी यूरोप में ये डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे, ये है स्कैंडिनेवियाई देश। और अगर इनमें फिनलैंड, आइसलैंड और फेरो द्वीप को भी जोड़ दे तो ये नॉर्डिक देशों का समूह कहलाता है। आइसलैंड इधर है जिसकी राजधानी रिकजैविक है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। तो ये थे चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार पाने वाले 2 व्यक्ति जिनको हमने पढ़ लिया है, डेविड जूलियस और आडम पाटापोसियम। नोबेल पुरस्कार 1901 से दिए जाते हैं और इसमें 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन दिया जाता है। स्वीडन की मुद्रा क्रोन है और इसको अगर भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो यह लगभग 8.5 करोड़ रुपए होती है। तो एक क्षेत्र में ये 8.5 करोड़ रुपए दी जाती है। अगर 2 हो तो वे आधी आधी बढ़ जाती है और 3 हो तो समान रूप से वितरित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, रूस ने किस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले देश रूस ने अभी एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये सफल परीक्षण है क्योंकि इससे पहले इसकी नेवी असफल परीक्षण कर चुकी है, इसका पर यह सफल नहीं हुआ था। अब की बार यह सफल हो गया है। और ये कहाँ किया इन्होंने? तो ये बेरिंट सागर में इन्होंने किया है और परमाणु पनडुब्बी से इस मिसाइल को दागा गया है और परमाणु पनडुब्बी जिससे दागा गया है उसका नाम है सेवेरोविंस्क। उससे ये मिसाइल दागी गई है और मिसाइल है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल है वो होती है जिसकी स्पीड ध्वनि की गति से भी तेज होती है, यानी ध्वनि की स्पीड होती है 1 मैक, उससे अधिक वाली जो होती है वो हाइपरसोनिक मिसाइलें होती हैं। तो मिसाइल का नाम है जिरकॉन, जिसकी स्पीड है ध्वनि की स्पीड से 9 गुना, यानी 9 मैक इसकी स्पीड है। और ये 1000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है और 2022 तक ये रूसी नौसेना में शामिल हो जाएगी, ऐसा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषित किया है। अमेरिका और रूस विश्व की 2
सैन्य महाशक्तियां हैं, इनके बीच हथियारों की होड़ चलती रहती है। तो कभी ये नया बनाता है तो कभी ये नया बनाता है। तो अभी रूस ने जो नया हथियार बनाया है हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकोन, इसका जवाब अभी तक अमेरिका के पास नहीं है। और जवाब नहीं होने वाली इसमें क्या बात है, क्योंकि ये अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है और उसके डिफेंस सिस्टम और रडार के पकड़ में भी नहीं आएगा, इतनी तेज ये मिसाइल है। और अमेरिका के पास अभी कोई ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल है नहीं, इसलिए ये अमेरिका के जवाब में रूस का एक काउंटर स्टेप है, क्योंकि रूस मिसाइल के सिस्टम में अमेरिका से आगे निकल रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस की मिसाइल है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्को नदी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है, जबकि निर्भय भी भारत की मिसाइल है। ये एक सबसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड 1 मैक से कम है। ये हवांगसोंग 8 जो है ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो अभी उत्तरी कोरिया ने इसका सफल परीक्षण किया है। तो ये भी अभी चर्चा में है, क्योंकि 2-3 दिन पहले इसका परीक्षण किया गया है उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस की राजधानी मॉस्को है और मॉस्को नदी के किनारे बसा हुआ है शहर। रूस की मुद्रा रूबल है। अगला क्वेश्चन है, बेपी कोलंबो स्पेस मिशन किस ग्रह की खोज के लिए भेजा गया है? तो ये भेजा गया था आज से 3 साल पहले बुध ग्रह की खोज के लिए, यानी मरकरी की खोज के लिए। और ये किस का है? तो ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है जाक्सा। इन दोनों ने मिलकर इसको भेजा था आज से 3 साल पहले। और अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसने पहली तस्वीर अपनी भेजी है। इस पर जो कैमरे लगे हैं उससे पहली तस्वीरें क्लिक हुई है और इसने भेजी है। और वह तस्वीरें हैं बुध ग्रह के उत्तरी ध्रुव की, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की वो तस्वीरें हैं। और इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। और इसमें खास बात यह है कि इसमें लावे से भरे हुए स्थान और गड्ढे दिखाए गए हैं ब्राउन कलर के। ये मिशन अभी 5 साल और चलेगा और 5 साल में ये 5 बार बुध ग्रह के नज़दीक से गुजरेगा, क्योंकि ये एनी टाइम बुध ग्रह के नज़दीक नहीं रह सकता साल भर, क्योंकि बुध ग्रह सूर्य के बहुत या सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण से इसको खींच लेगा, तो ये इसके पास से गुजर सकता है, इसके पास एनी टाइम रह नहीं सकता। तो ये साल में एक बार बुध ग्रह से तस्वीरें लेगा और इसके पास से गुजरेगा और 5 साल बाद इसकी समय अवधि समाप्त हो जाएगी। मंगल ग्रह को इंग्लिश में मार्स कहते हैं, बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं और शुक्र को विनस कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसको सूर्यास्त या सूर्योदय का तारा भी कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी है यूरोपीय देशों की अंतरिक्ष एजेंसी। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, अमेरिका की है नासा और रूस की है रोसकोसमोस। 5वां क्वेश्चन है, ला पाल्मा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह देश तो है स्पेन, परंतु ये स्पेन के पास न होकर ये मोरक्को के पास में ज्यादा है और अफ्रीका महाद्वीप में आती है। और स्पेन है यूरोप का देश। तो ये इसका कब्जा है इसके ऊपर ला पाल्मा द्वीप पर। ला पाल्मा कैनरी द्वीपों में शामिल है। कैनरी द्वीप उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के द्वीप समूह है और वहां पर 8 द्वीप है, उनको कैनरी द्वीप कहते हैं। उनमें से एक है ला पाल्मा द्वीप। ला पाल्मा द्वीप पर एक ज्वालामुखी है जो अभी रिसेंटली 50 साल बाद उसमें विस्फोट हुआ है। लास्ट टाइम उसमें 1971 में विस्फोट हुआ था और अभी 19 सितंबर को उसमें विस्फोट हुआ है, 19 सितंबर 2021 को। इसके बाद यहाँ पर कई घर और खेत और सड़कें तबाह हो गई है और लोग विस्थापित हो गए हैं।
इस द्वीप की लंबाई चौड़ाई है 25 किलोमीटर ये लंबा है और 20 किलोमीटर चौड़ा है और इसकी आबादी 85,000 है 2019 की जनगणना के अनुसार। और यहाँ का प्रमुख व्यवसाय कृषि है और कृषि भी केले की बहुतायत में होती है। तो 19 सितंबर को जब यह ज्वालामुखी फटा तो यहाँ से लोगों को विस्थापित होना पड़ा। और इसमें नया अपडेट यह है कि इसके ज्वालामुखी से जो लावा निकल रहा है उसकी नदी जो जाके अटलांटिक महासागर में गिर रही है, उससे इस द्वीप का आकार बड़ा हो रहा है, क्योंकि लावा जो समुद्र में मिल रहा है अटलांटिक महासागर में, तो वो ठंडा होकर एक सतह का निर्माण कर रहा है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बेरनदीप ज्वालामुखी, जो कि पूर्वी अंडमान में है और अंडमान का सबसे पूर्वी छोर है। ये बेरनदीप न केवल भारत का जबकि एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और ज्वालामुखी उस स्थान पर होते हैं जहां दो प्लेटें आपस में टकराती है, दो भूगर्भिक टेक्टोनिक प्लेटें जहां टकराती है वहां पर ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। तो भारतीय जो ज्वालामुखी है बेरनदीप, वो भारतीय प्लेट और बर्मा टेक्टोनिक प्लेट के मध्य में स्थित है। इस कारण से यहाँ 2005 में अंतिम बार विस्फोट हुआ था और इस पर लगभग होता रहता है कुछ सालों के अंतराल में विस्फोट। अब ला पाल्मा ज्वालामुखी की स्थिति देख लेते हैं हम। ला पाल्मा ये द्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप है। यहाँ पर स्पेन है, यहाँ पर पुर्तगाल है, जबकि ये मोरक्को है अफ्रीका देश का, और ये भूमध्य सागर है। और यहाँ पर जो ये द्वीप दिख रहे हैं ये हैं कैनरी द्वीप। ये लगभग 8 द्वीप हैं, इनमें ला पाल्मा भी एक द्वीप समूह है जिसमें अभी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के नज़दीक है, परंतु यह है स्पेन के अंडर में। ये जो यहाँ द्वीप दिख रहे हैं ये पुर्तगाल के अंडर में है। ये अटलांटिक महासागर है, ये मोरक्को है, ये अल्जीरिया है, ये ट्यूनीसिया, ये लीबिया। ये ऊपर यूरोप महाद्वीप है, ये नीचे अफ्रीका महाद्वीप है, और इधर यहाँ से ये एशिया महाद्वीप शुरू हो जाता है, और इधर हिंद महासागर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य दल का बंटवारा 2 दलों में हो गया है? तो यह राज्य दल है एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, जिनका स्थापना 2000 में रामविलास पासवान जी ने की थी। हाल ही में पिछले साल रामविलास पासवान जी का निधन हो गया था, तो उनके बेटे चिराग पासवान और उनके भाई पशुपति पारस के बीच इस पार्टी के नेतृत्व को लेकर विवाद हो गया था जो कोर्ट में चल रहा था। तो कोर्ट ने इस दल का बंटवारा कर दिया है और इसके नाम भी अलग कर दिए हैं। चिराग पासवान को जो दल मिला है वो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान। उसका नया चिन्ह है, चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर। पहले इसका चुनाव चिन्ह बंगला हुआ करता था, अब चिराग पासवान को नया जो चुनाव चिन्ह मिला है वो हेलीकॉप्टर है। जबकि उनके अंकल है पशुपति पारस, उनकी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और उनका चुनाव चिन्ह है सिलाई मशीन। ये दोनों इलेक्शन कमीशन द्वारा अप्रूव हो चुके हैं। ये राज्य दल, पहले तो पढ़ लेते हैं राजनीतिक दल ये क्या होते हैं। भारत में कुल 2698 पंजीकृत दल है, चाहे वो राष्ट्रीय, राज्य या क्षेत्रीय दल हो, कुल मिलाकर 2698 है। और इनको मान्यता कौन देता है? तो मान्यता देता है भारत निर्वाचन आयोग। भारत में राष्ट्रीय दल है 8 और राज्य दल है 53 और बाकी जो दल है वो क्षेत्रीय दल है। बीजेपी राष्ट्रीय दल है, बीएसपी भी राष्ट्रीय दल है, टीएमसी भी राष्ट्रीय दल है। राष्ट्रीय दल 8 है, जिनमें बीजेपी है जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी, इसका निशान है कमल और राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा। और कांग्रेस है जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, ए.ओ. ह्यूम ने की थी और इसका निशान है हाथ। इसके पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश बनर्जी। अगली है एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह है घड़ी
और इसके संस्थापक है शरद पवार और वर्तमान अध्यक्ष भी शरद पवार है। अगली पार्टी है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। ये मूलतः पश्चिम बंगाल में है और इसका चुनाव चिन्ह फूल है और इसकी स्थापना 1998 में ममता बनर्जी ने की थी और इसके अभी अध्यक्ष भी ममता बनर्जी हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी वही हैं, तीसरी बार बनी है लगातार। अगला राष्ट्रीय दल है बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी। उसका चुनाव चिन्ह हाथी। स्थापना हुई थी 1984 में और स्थापना करने वाले थे स्वर्गीय कांशीराम जी और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मायावती जी। अगला राष्ट्रीय दल है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना एमएन रॉय ने, मानवेंद्र रॉय ने 1925 में की थी रूस में और इसका चुनाव चिन्ह हंसिया और हथौड़ी। अगला दल है सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। इसकी स्थापना 1964 में ज्योति बसु ने की थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं सीताराम येचुरी। इसका चुनाव चिन्ह हंसिया और गेहूं की भाली। सीपीआई का वर्तमान अध्यक्ष है डी राजा और सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दल है जिसको 2020 में मान्यता मिली है और वो पूर्वोत्तर का एकमात्र राष्ट्रीय दल है, वो है एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसकी स्थापना 2013 में पीएस संगमा द्वारा की गई थी और इसका चुनाव चिन्ह किताब है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं कॉनराड संगमा, जो कि मेघालय के मुख्यमंत्री भी हैं। तो ये थे भारत के दल, राष्ट्रीय दल और राज्य दल। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 25 जून 2015 को। अभी रिसेंटली लखनऊ में 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 75,000 लाभार्थियों को, यानी उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को वर्चुअल की सौंपी है, यानी ऑनलाइन उनको संबोधित किया है और उनके साथ संवाद किया है, तो इसलिए ये चर्चा में है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, उसकी शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी केंद्रीय आवासन व शहरी विकास मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। 2 अक्टूबर 2014 को मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। 1 मई 2016 को आयुष्मान योजना की शुरुआत हुई थी, उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 2018 में की गई थी। 25 सितंबर 2016 को सौभाग्य योजना यानी सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है अमेरिका के किस राज्य में कच्चे तेल के रिसाव से विलुप्त प्राय जलीय जीवों पर संकट उत्पन्न हो गया है? तो अभी अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में, पहले हम कैलिफोर्निया की लोकेशन देख लेते हैं। यह अमेरिका का मैप है, इसमें यह अमेरिका है, ये ऊपर कनाडा है, नीचे मेक्सिको है और ये इधर से आके ये हवाई द्वीप का इसका बनाया है और कनाडा के ऊपर अलास्का नामक जगह भी अमेरिका के अंडर में आती है, यानी इसका 3 जगह पर मुख्य भूमि फैली हुई है। तो इसके पश्चिमी तट पर ये कैलिफोर्निया राज्य है, ये इसकी समुद्री सीमा लगती है बहुत लंबी और इसी के पास एरिजोना है। 2020 में कैलिफोर्निया और एरिजोना के जंगलों में आग लग गई थी, तो यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं होती रहती है और उसी क्रम में अभी कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट पर 1.26 लाख गैलन तेल का रिसाव हो गया है। तो ये बहुत बड़ी मात्रा में तेल का रिसाव हुआ है। इसका फैलाव हो गया समुद्र की सतह पर 33.7 स्क्वायर किलोमीटर में और ये एक वेटलैंड यानी दलदली जगह का इलाका है जहाँ पर कई जलीय जीव अपने प्रजनन के लिए आते हैं, तो उन पर भी संकट खड़ा हो गया है क्योंकि यह संकट दिखने भी लगा है। कैलिफोर्निया के तट पर कई मछलियां और जलीय जीव मिले हैं, मृत मिले हैं और वो तेल में सने हुए मिले हैं। तो इस ऑयल
त्रासदी से उनकी मृत्यु हो रही है। यह तेल बीटा ऑफशोर की एक ड्रिलिंग फैसिलिटी की कंपनी की पानी के अंदर पड़ी पाइपलाइन से फैला है। इसको हाल फिलहाल बंद कर दिया गया है। एरिज़ोना और कैलिफोर्निया के जंगलों में 2020 में आग लग गई थी, जबकि मिसिसिपी मिसौरी ये एक नदी का नाम भी है और मिसिसिपी राज्य है अमेरिका का। तो मिसिसिपी मिसौरी दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक के सीईओ कौन है? तो फेसबुक के सीईओ है मार्क जकरबर्ग। पहले ये जान लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में होने का कारण है क्योंकि 4 अक्टूबर 2021 को रात 9 बजे से अगली सुबह 4 बजे तक फेसबुक और इसके अंडर में आने वाली इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये तीनों डाउन हो गए थे और इनका सर्वर काम नहीं कर रहा था। तभी ये चर्चा में है मार्क जकरबर्ग, और अगले दिन इन्होंने ट्वीट करके माफ़ी मांगी है। और इंटरनल इश्यूज के कारण जो प्रॉब्लम हुई है, इनके कारण इनको केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही कुछ घंटों में ही $5.45 लाख का नुकसान हो गया है। और फेसबुक के शेयर 4.9% गिर गए हैं, जो कि पिछले साल नवंबर के बाद सबसे अधिक गिरावट है फेसबुक के शेयर्स की। फेसबुक की स्थापना फरवरी 2004 में कैम्ब्रिज में की गई थी। कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स राज्य में है अमेरिका के, और ये मार्क जकरबर्ग और इनके 2 साथियों ने की थी। और अभी इनके सीईओ, पहले और अभी जो सीईओ है वो है मार्क जकरबर्ग। और फेसबुक ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी खरीद लिया है, तो ये भी इनके स्वामित्व की कंपनियां हैं। टिम कुक एप्पल के सीईओ हैं, जेफ बेजोस अमेजन के हैं, एलन मस्क या टेस्ला के सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडेक्स, भौगोलिक संकेतक, ये 1999 के अधिनियम द्वारा दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा 1999 में इससे संबंधित अधिनियम लोकसभा से पास हुआ था और 2003 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और 2004 में सबसे पहले यह दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है और भारत की सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय दार्जिलिंग में उत्पादित होती है, जबकि सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन वाला राज्य है आसाम। तो यह है मध्य प्रदेश राज्य के चिन्नौर चावल को हाल में जीआई टैग दिया गया है। अभी उत्तर प्रदेश के महोबा पान को भी दिया गया है और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के टेरिकोटा को भी जीआई टैग मिला हुआ है। राजस्थान से सोजत मेहंदी को दिया गया है और असम से मूंगा सिल्क को दिया गया है और जोडीमा वाइन को दिया गया है। और यहीं की तेजपुर लीची को भी जीआई टैग दिया जा चुका है और बिहार की शाही लीची को जीआई टैग दिया गया है। मणिपुर के सकहाओ चावल को जीआई टैग दिया जा चुका है। नागपुर के संतरे को, पश्चिम बंगाल के रसगुल्ले को, कश्मीर की केसर को और पश्मीना शॉल को, बीकानेर के भुजिया को ये जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। अब तक लगभग 300 प्रोडक्ट को जीआई टैग भारत सरकार जारी कर चुकी है। जीआई टैग मिलने का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजारों में इसकी महत्व को बढ़ा देना है और इसकी डिमांड बढ़ा देना है ताकि किसानों को फायदा हो। इसलिए भारत सरकार इनको जीआई टैग देती है। और चिन्नौर चावल का फॉर्म 2019 से लगाया हुआ था, तो अब जाके भारत सरकार ने इनको जीआई टैग दिया है। इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी बोला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के अशोक गहलोत हैं, असम के हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। तो ये थे आज के 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन।
6 अक्टूबर 2021 के कैसे लगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप करंट अफेयर्स के हमेशा के 10 क्वेश्चन से अपडेट रहे और ताज़ा न्यूज़ से भी आप अपडेट रहे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी करें। धन्यवाद।